Vedant Career Institute for NEET IIT JE. हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना के अंदर आपका स्वागत है। हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर है वेक्टर का वो चल रहा है। तो उसके अंदर आज आपका जो टॉपिक है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आपके पास है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसके अंदर क्या है, पहले कहाँ इसका हम यूज करते हैं। जो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन है इसका कहां पर यूज करते हैं? अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्ट निकालना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स मोर देन टू वेक्टर्स। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है मोर देन टू वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमारे पास पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन का। जो आपके पास ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आया था, आपके पास में पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आया था, ये दोनों के दोनों 2 वेक्टर्स का रिजल्ट निकालने के लिए यूज करते हैं, जबकि पॉलीगन लॉ मोर देन 2 वेक्टर्स का रिजल्ट निकालने के लिए यूज होता है। और इसमें पहले हम इसके डेफिनेशन हमारे पास में इसको बनाते कैसे हैं पहले उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके मोर देन 2 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, मोर देन 2 वेक्टर्स, तो ये वेक्टर आपके पास ए है। कौन सा वेक्टर आपके पास है? ए। ये टेल हो गया, इसकी ये हेड हो गया, ये वेक्टर बी है आपके पास। तो यहां पर सबसे फर्स्ट आपको जो देखना है वो आपको जितने वेक्टर्स गिवन है उनको सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का मीनिंग क्या था? सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का मीनिंग है एक की हेड और एक की टेल, एक की हेड और एक की टेल मिलाना वेक्टर्स के। तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, अगर इसी तरीके से वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करता हूं, टेल है सेम ऑर्डर में, वेक्टर डी को रिप्रेजेंट करता हूं सेम ऑर्डर में। तब यहां देखिए आपके पास अभी जो आपके पास, अगर मैं इसको वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सभी सेम ऑर्डर में है, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। सभी के सभी वेक्टर्स किस में है? आपके पास में सेम ऑर्डर में है। तो यहां ये ओपन पॉलीगन है। क्या है? ओपन पॉलीगन, क्योंकि अभी एक साइड ओपन है। तो ओपन पॉलीगन की जो साइड्स हैं उनके थ्रू हमने किसको शो किया? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है सेम ऑर्डर के अंदर। किसके अंदर है? सेम ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हेड टेल सेम ऑर्डर में सभी वेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं। देन क्लोजिंग साइड, जो क्लोजिंग साइड लास्ट जो साइड होगी, जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट होगी आपका अपोजिट ऑर्डर में हेड टेल। तो जो फ्री एंड है, जो फ्री हेड है लास्ट वेक्टर का फ्री हेड और इनिशियल वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का फ्री टेल, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं अपोजिट ऑर्डर में तो वो क्या देगा? इनका रिजल्टेंट देगा। क्या देगा आपके पास में? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहां पर आपकी डेफिनेशन अगर आप इसको लिखते हो तो क्या लिखते हो? इफ वेक्टर्स आर शोन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन इन द सेम ऑर्डर। अगर वेक्टर्स को हमने किस में शो किया? ओपन पॉलीगन की साइड से शो किया इन द सेम ऑर्डर। किसमें? सेम ऑर्डर में। देन द क्लोजिंग साइड, जो लास्ट में जो क्लोजिंग साइड है, द क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। जो क्लोजिंग साइड होगी वही रिजल्टेंट होगी किसमें? अपोजिट ऑर्डर में। देखो मुश्किल लगता है, वेक्टर है, वेक्टर के बगैर आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए हमने स्टार्टिंग वेक्टर को उठाया है। वैसे हमारे पास 11th क्लास के लिए आपके पास अलग से वेक्टर चैप्टर चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से हमारे पास वेक्टर को रिक्वायरमेंट ले रहे हैं एज ए बेसिक मैथमेटिकल टूल। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। आपको लगता है आसान है, आसान तो होता है मानना, लेकिन स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। हमें स्टेप क्या करना है क्या नहीं करना। अगर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स में वही प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की फॉर्म में किसको कर रहे हैं? वेक्टर को कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास वेक्टर के अंदर क्या चल रहा है? पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ की डेफिनेशन हमारे पास होगी, वेक्टर्स आर शोन बाय द साइड्स ऑफ ओपन पॉलीगन इन द सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड विल द रिजल्टेंट इन ए अपोजिट ऑर्डर। तो अब यहां पर आपके पास आर जो रिजल्टेंट होगा सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम होगा, सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम। ड्रा करना आपको आ गया। जो फ्री टेल होगा, जो फ्री हेड होगा, लास्ट वेक्टर उनको ज्वाइन करते हैं वो रिजल्टेंट देता है। क्या देता है आपके पास में? रिजल्टेंट। अब यहां से आपके पास में इसको प्रूफ करना चाहते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हो। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम ओ पी क्यू एस टी
आपके पास में इसका ले लेते हैं हम जी ले लेते हैं इसको। तो अब यहां एक बात देखिए, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करता हूं तो यहां पर ट्राइंगल ला बनता है। ट्राइंगल ला क्या कहता है, सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द थर्ड। तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, जो ओ क्यू है, ओ क्यू जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओपी प्लस पी क्यू। किसके इक्वल होगा, ओपी प्लस पी क्यू के इक्वल होगा। जहां ओपी जो आपका है, ओपी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल है आपका, बी के इक्वल है। तो जो ओ क्यू है वो आपका क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय ट्राइंगल ला, ये आपका क्या गया, ए प्लस ए बी वेक्टर आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं ज्वाइन करता हूं एस को, तो यहां पर ट्राइंगल बनती है ओ क्यू एस। कौन सी ट्राइंगल आपके पास है, ओ क्यू एस, जहां ओ क्यू जो आपका है वो ए प्लस बी है और क्यू एस आपका सी के इक्वल है और ओ एस इन दोनों का रिजल्टेंट है बाय ट्राइंगल ला। तो यहां से ओ एस जो वेक्टर होगा, ओ एस किसके इक्वल होगा आपके पास में, ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू एस, ओ क्यू प्लस ए क्यू एस। जहां पर आपके पास ओ एस हमें फाइंड आउट करना है, ओ क्यू आपने निकाल रखा किससे इक्वल है, ए प्लस ए बी के इक्वल है। क्यू एस आपका किसके इक्वल है, सी के इक्वल। किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ये हमने यहां पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन 1 थी, आपके मान लेते इक्वेशन 2 थी। अब आपको ज्वाइन कराते हैं, हम ज्वाइन करते हैं ओ और टी पॉइंट को। तो अब हमारे पास ट्राइंगल बने ओ एस टी। कौन सी ट्राइंगल है, ओ एस टी ट्राइंगल है आपके पास, जहां पर ओ एस प्लस में एस टी किसके इक्वल होगा, ओ टी के इक्वल होगा। ओ टी इज इक्वल टू ओ एस प्लस एस टी, ओ एस प्लस एस ए टी, ये रहेगा सर। ओ एस प्लस में एस टी आपका किसके इक्वल रहेगा, ओ टी के। ओ एस किसके इक्वल है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, और एस टी जो आपके पास में वो डी के इक्वल है, तो यहां पर डी लिख देते हैं। तो जो आपके पास में ओ टी जो आया वो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आया आपके पास, इक्वेशन 3 डाल देते हैं। अब लास्ट में देखो हमारे पास रिजल्टेंट ओ जी है, तो ओ टी जी, कौन सा, ओ टी जी जो ट्राइंगल है वही ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ओ टी प्लस टी जी, ओ टी प्लस ए टी जी किसके इक्वल रहेगा, ओ जी के इक्वल रहेगा। ओ जी आपका रिजल्टेंट आर है। ओ टी आपने ऊपर फाइंड किया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ओ टी से हमने क्या पुट किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जबकि टी जी, टी से लेकर जी आपका ई के इक्वल है। तो भाई ट्राइंगल हमने क्या फाइंड आउट हुआ, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम जो आएगा वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होगा। किस में होगा, अपोजिट ऑर्डर के अंदर रहेगा। सॉरी, यहां से आपके पास में जो है हमने पढ़ा कि ये हमारे पास ओ टी जी है, ये है। अब यहां से इसी चीज के लिए पॉलीगॉन ला के अंदर रिजल्टेंट 0 भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इसका रिजल्टेंट है 0। अगर हमें 0 रिजल्टेंट निकालना, अभी देखो हमने पढ़ा था वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और जो लास्ट वेक्टर है, लास्ट वेक्टर का हेड और इनिशियल वेक्टर का टेल, मतलब हम वहीं पर इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गए। सभी के सभी सेम ऑर्डर में। अगर सभी वेक्टर सेम ऑर्डर के अंदर आ जाए, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर सभी वेक्टर्स किसके अंदर रहेंगे, सेम ऑर्डर के अंदर रहेंगे। किसमें रहेंगे, सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ए बी सी डी ई लिख लेते हैं इसको, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, 0 वेक्टर या नल वेक्टर रहेगा आपके पास। रिजल्टेंट क्या रहेगा आपके पास है, 0 वेक्टर या नल वेक्टर रहेगा। तो यहां से आपको पता चलेगा अगर सेम ऑर्डर, ऑल द वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट विल बी 0। रिजल्टेंट क्या रहेगा आपके पास में, 0 रहेगा। जबकि यहां पर अगर लास्ट का हेड और इनिशियल का टेल को ज्वाइन करते हैं, मतलब अपोजिट ऑर्डर में, तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्ट 0 नहीं होगा। तो यहां से आपके पास कौन सा चला, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। तो ये तो आपका पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन हो गया। तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे।
ये जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास, अगर आप एग्जाम के लिए टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए वैसे इंपॉर्टेंट हैं ये आपके साथ में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको टेस्ट में आपको प्रॉब्लम ना रहे, नीट IIT वगैरह के न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम ना रहे, तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल फोकसली ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है, जो रिजल्टेंट निकालने में आपकी टाइम सेविंग में रहेगा, इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स, इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो यहां पर एक बात समझ लें, इक्वल मैग्नीट्यूड की बात है। अगर n कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या रहेगा, वर्ड बाय वर्ड इन चीजों को समझते चलेंगे। इक्वल, अगर n कोप्लेनर वेक्टर 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 7 8 9 कितने वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल, अगर फर्स्ट वेक्टर 10 न्यूटन है, सेकंड भी 10 न्यूटन, थर्ड भी 10 न्यूटन ही रहेगा। तो यहां से क्या आता है, इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर n कोप्लेनर वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए, किसके लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए आर अरेंज्ड, उनको रखा गया है एट इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन, एट ए इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन। अगर उनको किस पे रखा जाए, इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन, उनके बीच में जो एंगल है सेपरेशन का वो इक्वल रहे, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स इज जीरो, या नल वेक्टर, रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। और जो आपके पास एंगल ऑफ सेपरेशन निकालना है कि एंगल ऑफ सेपरेशन इक्वल कितना होगा वेक्टर्स के बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला है 360 बाई में, एंगल थीटा इज इक्वल 360 बाई n करेगा, 360 बाई n रहेगा, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है, क्या है आपके पास है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 हैं, नंबर वेक्टर कितने हैं, 2 हैं, तो 360 बाई 2, एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ही होना चाहिए, इक्वल 180 180। अगर 3 आपके पास में है, अगर वेक्टर्स आपके पास कितने हैं, 3 हैं, n की वैल्यू 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाए 120, तो आपके पास 3 वेक्टर्स हो गए। जैसे यहां पर आप 3 वेक्टर्स में क्या रहेगा, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, एंगल 120, एंगल 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री, वेक्टर्स के बीच में एंगल सेम आ गया। तो अगर आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, अगर वो एंगल आप निकालते हो, क्या निकालते हो, एंगल, तो अगर 4 वेक्टर्स गिवन हो तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो थीटा क्या रहेगा, एंगल ऑफ सेपरेशन क्या रहेगा, 360 बाई 4 मतलब 90 डिग्री रहेगा। तो 90 डिग्री में क्या रहेगा, डायग्राम कैसे बनाओगे, वेक्टर A और B, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, एंगल क्या है 90, यहां भी एंगल क्या है 90, यहां भी एंगल क्या है 90, और यहां भी एंगल क्या है 90 है। अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑफ सेपरेशन इक्वल हो तो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन का एंगल सेम हो गया, इक्वल है एक के बीच में, एंड देयर मैग्नीट्यूड आल्सो इक्वल, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। मतलब वेक्टर A भी आपके पास 10 है, वेक्टर B भी आपके पास 10 है, वेक्टर C भी आपके पास 10 मैग्नीट्यूड में, वेक्टर D का मैग्नीट्यूड भी 10 है। मैग्नीट्यूड क्या है इनका, इक्वल है, एंगल ऑफ सेपरेशन भी क्या है, इक्वल है। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, नल वेक्टर आपका रिजल्टेंट आएगा। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली एक बार माइंड में रखनी है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल सेपरेशन इक्वल है, तो रिजल्टेंट भी उन सभी का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो जैसे आपके पास 2 वेक्टर्स के लिए क्या बनेगा, 2 वेक्टर्स के लिए क्या रहता है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, एंगल यहां कितना है 180 डिग्री है सेपरेशन का, एंगल क्या है 180 डिग्री। अगर 3 वेक्टर्स हैं, ये आपके पास 120 120 120 है, मतलब ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, दोनों तीनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल है। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा यहाँ पर, जीरो। अगर मैं 10 न्यूटन से उधर स्ट्रेच करता हूँ और 10 न्यूटन से 10 न्यूटन से इधर उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, पुल करता हूँ, उधर से ही 10 न्यूटन से पुल करता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, जीरो। जैसे मार्कर है, अगर मैं 10 न्यूटन से इधर का 10 न्यूटन से इधर, तो रिजल्टेंट जीरो है, क्योंकि एंगल ऑफ सेपरेशन कितना 180 डिग्री है। अगर इसी मार्कर के ऊपर मैं 3 फोर्सेज लगाता हूँ, एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन, और एक 10 न्यूटन इधर अपर साइड, तो भी ये रिजल्टेंट जीरो रहेगा।
कब? जब एंगल 120, 120 और 120 एंगल ऑफ सेपरेशन क्या रहेगा, हर एक के बीच में इक्वल होगा। तो अगर इफ n वेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन फर्स्ट कंडीशन मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन एंगल ऑफ सेपरेशन उनके बीच में इक्वल होना चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या आएगा उनका? 0 रहेगा। क्या रहेगा? रिजल्टेंट 0 रहेगा। अब इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक दो बातें और भी हैं आपके पास में, क्योंकि वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है कि रिजल्ट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम उसके लिए कंडीशंस को देखें तो सबसे पहले इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 vectors can be 0 by following conditions। जो रिजल्टेंट होगा किनका? 3 वेक्टर्स का 0 रहेगा। कब रहेगा? उसकी 2 कंडीशंस आपके पास। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? ट्राइंगल के अकॉर्डिंग में रिजल्टेंट 0 निकालना है हम पहले किसके अकॉर्डिंग? ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। और ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखो, आपने हमें पहले पढ़ा था, अगर 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, अभी हमने पढ़ा था 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ये तो हमारा क्लियर है कि 2 वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट इक्वल होगा या वो अपोजिट में हो और इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो वेक्टर्स का रिजल्ट 0 रहेगा। लेकिन अगर मैं 3 वेक्टर्स लेता हूं, पहले ट्राइंगल के बेस पे देखते हैं रिजल्टेंट किसके बेस पे? ट्राइंगल के बेस पे। ट्राइंगल बेस रिजल्टेंट क्या आता है? सम ऑफ द 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ट्राइंगल है आपके पास, ये तीनों सेम ऑर्डर में है। टेल हेड है, टेल हेड, टेल हेड अभी हमने पढ़ा था पॉलीगन लॉ के अंदर, अगर सभी के सभी सेम ऑर्डर में आए, अगर सभी के सभी वेक्टर्स किस में रहे? सेम ऑर्डर में रहे, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 है। लेकिन एक कंडीशन और आपको देना है, सम ऑफ ए 2 वेक्टर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर मोस्टली टाइम ज्यादा होना चाहिए। सम ऑफ द 2 वेक्टर्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड वेक्टर मतलब रिजल्टेंट की बात है। अगर इन दोनों का सम थर्ड से ग्रेटर देन है, ए प्लस बी का वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन रहे सी से, ए प्लस बी का सम किससे ग्रेटर रहेगा? 2 का सम थर्ड साइड से ग्रेटर, बी प्लस सी ये ग्रेटर देन रहेगा ए से, और सी प्लस ए ग्रेटर देन रहेगा किससे? बी से। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लो, वेक्टर को यहां से रिमूव कर देते हैं। मैग्नीट्यूड फॉर्मूला हमें यहाँ पर डायरेक्शन अभी यूज नहीं करें। मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है? तो सबसे पहले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग करेगा, 2 का मैग्नीट्यूड का सम थर्ड से ग्रेटर रहेगा। इस सम ऑफ द 2 वेक्टर शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वेक्टर। तीसरी साइड के ट्राइंगल के अंदर अगर 2 का सम तीसरे से ग्रेटर है तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ये पॉसिबल है आपके पास में। अब सेकंड कंडीशन है विदाउट ट्राइंगल 3 वेक्टर्स के लिए। अभी हमने पढ़ा था 10 न्यूटन, अगर यहाँ पर 8 न्यूटन ही वर्किंग करे, 10 न्यूटन इधर करा है, 8 न्यूटन इधर करा है, तो रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 न्यूटन से ज्यादा है। तो ये इसको क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल कर लेगा, ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 न्यूटन फोर्स अलग से और अप्लाई कर देता हूं, कितना? 2 न्यूटन और फोर्स इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर देता हूं 8 न्यूटन की डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपके पास कंडीशन है विदाउट ट्राइंगल। क्या आपके पास है? विदाउट ए ट्राइंगल, बगैर ट्राइंगल के। अगर आप बगैर ट्राइंगल के सम देखते हो तो 2 का सम थर्ड के इक्वल आएगा। तो यहां क्या लिख सकते हो? a प्लस बी, इसको मैं a नाम देता हूं, इसको b नाम देता हूं, इसको c। a प्लस बी विल बी इक्वल टू c। 2 का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए, या c प्लस a इज इक्वल टू b। a प्लस बी इक्वल c के होगा, b प्लस इक्वल टू a होगा, और c प्लस a किसके इक्वल होगा? b के। अगर 2 का सम तीसरे के इक्वल है तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, जब आपके पास ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रही, ट्राइंगल नहीं बन रही है। अगर आपके पास ट्राइंगल बन रही है तो 2 का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड, 2 का सम तीसरे से बड़ा होगा। तो अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशंस को, रिजल्ट्स को अगर हम यूज करें, यहाँ क्या है? a प्लस बी ग्रेटर देन सी और a प्लस बी इक्वल टू सी, तो इसको ऐसे लिखते हैं a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। दोनों को कंबाइन कर दिया, b प्लस सी ग्रेटर देन a, b प्लस सी ग्रेटर देन किससे है? a से, b प्लस सी इक्वल टू a है, तो ये भी कंडीशन आ गई आपके पास, b प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू a रहेगा। और इसी तरीके से आपके पास c प्लस a
ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा, बी से। दो का सम या तो बड़ा रहेगा, दो वेक्टर्स का सम थर्ड से या तो ग्रेटर रहेगा या उसके इक्वल होगा, तो ही रिजल्टेंट क्या होगा आपका, जीरो पॉसिबल होगा। कितना पॉसिबल होगा, जीरो पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, आप देख के बता सकते हो कि कब रिजल्टेंट जीरो होगा, कब रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास में ग्रुप गिवन है, ग्रुप ऑफ द वेक्टर्स इज गिवन, ग्रुप ऑफ ए वेक्टर्स आर ए गिवन बिलो। जो नीचे आपके पास वेक्टर्स का ग्रुप गिवन है, तो जो वेक्टर्स हैं उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है, मतलब वेक्टर आपके पास कौन कौन थे, ए बी और ए सी। फर्स्ट जो ग्रुप है आपका वो कितना है, 2 न्यूटन 4 न्यूटन और 8 न्यूटन। कितना है, 2 न्यूटन 4 न्यूटन और 8 न्यूटन। आपको ये बताना कि इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या कंडीशंस पढ़ी थी, हमने पढ़ा था a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और c प्लस a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू b। a प्लस दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तीसरे के इक्वल होगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, जीरो आ सकता है। तो यहां से आपके पास में अगर हम इसको देखते हैं, a 2 न्यूटन 4 न्यूटन और 8 न्यूटन, अगर मैं a प्लस बी का सम करता हूं, a प्लस बी 2 प्लस 4 कितना है हमारे पास, 6 आया। जबकि आपके पास जो c है वो 8 न्यूटन है। a प्लस बी का सम ये आपके पास 6 आ गया, और जो c है वो आपके पास में 8 न्यूटन। तो ये जो थर्ड साइड है ये ग्रेटर देन रहेगी सम ऑफ द टू वेक्टर्स, तो ये ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अभी देखो यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले दो को चेक किया, दो में सम ग्रेटर आ गया, इक्वल आ गया, हाँ पॉसिबल है। नहीं, तीनों के सम को देखना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमने पहले किसको सम किया, ए और ए बी को। हमने किसको सम किया है, ए और ए बी को। अब हम किसको सम करेंगे, बी और ए सी को। बी और सी को हम ऐड करते हैं, 8 प्लस 4 12, और ये 12 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब हम क्या करेंगे, सी और ए को, 8 प्लस 2 10 न्यूटन, ग्रेटर देन है किससे, 4 न्यूटन से। अगर हम इन दो की बात करते तो पॉसिबल हो सकता था, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे पास फर्स्ट सम आया वो लेस देन आया थर्ड साइड से, तो ये ग्रुप पॉसिबल नहीं है कि रिजल्टेंट जीरो गिवन कर सके। अब इसी तरीके से आपके पास में है 12 न्यूटन और 10 न्यूटन बी आपके पास में, और 23 न्यूटन। ये आपको आंसर में आपको टाइप आउट करना है कि ये पॉसिबल है यानी ग्रुप टू इज पॉसिबल। टाइप करना है आपको, सर ग्रुप 2 इज पॉसिबल और नॉट। यस सर, ग्रुप 2 इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है पॉसिबल है, अगर आपको लगता है ग्रुप 2 इज नॉट पॉसिबल, देन राइट आउट ग्रुप 2 इज नॉट ए पॉसिबल। इसी तरीके से हम थर्ड बना लेते हैं, 1 न्यूटन 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो ग्रुप थर्ड पॉसिबल है या नहीं, ये आपको राइट आउट करना है। फोर्थ जो है आपके पास में, इसको भी डालते हैं, 8 न्यूटन 1 न्यूटन और 2 न्यूटन। तो आपके पास 3 ग्रुप्स गिवन हैं। इन तीनों ग्रुप्स को आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप पॉसिबल रिजल्टेंट जीरो दे सकता है और कौन रिजल्टेंट पॉसिबली जीरो नहीं दे सकता। तो ये चीजें आपको राइट आउट करना है। अब इसके साथ में आपके पास में जो वेक्टर नोटेशन आएगा, क्या आएगा आपके पास में, वेक्टर नोटेशन आएगा। अभी फिलहाल जो वेक्टर नोटेशन है, क्या आपके पास है, वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर नोटेशन का मीनिंग क्या है आपके पास में, वेक्टर को राइट आउट कैसे करेंगे, उसकी कैसे डायरेक्शन शो करेंगे। वैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लेकिन आप फिर से पढ़ रहे हैं। ये आपके पास ए बी वेक्टर, यहाँ ए से स्टार्ट किया, कहाँ पर गए हम, बी के ऊपर, तो इसको हम लिखते हैं ए बी वेक्टर। जहां से स्टार्ट किया ए टू बी, तो ए बी वेक्टर रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ ओ ए वेक्टर, क्या लिखता हूँ, ओ ए वेक्टर, मतलब मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, ओ से, कहाँ तक गया हूं मैं, ए पॉइंट तक, तो ओ ए वेक्टर आपका ये हो गया। अगर मैं वेक्टर को बाय डायरेक्शन अपोजिट ए ओ लिखना चाहूँ, इसी वेक्टर को ए ओ लिखना चाहता हूँ, ए ओ वेक्टर, तो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट। ए टू ओ तो ए ओ लिखा हमने, ओ टू ए तो ओ ए लिखा हमने, ये वेक्टर नोटेशन। लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट सेम करने के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ओ, या ए ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ ए। डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस साइन लगा के ही इक्वल पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इक्वल पुट नहीं कर सकते।
तो आपको वेक्टर नोटेशन समझ में आया और डायरेक्शन कैसे हमारे पास कैसे राउट आउट करना है, O to A या A to O या A to B या B to A, लेकिन ध्यान रखना AB इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA। AB और BA आपको इक्वल हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में जब हम उसको यूज करते हैं, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट थे उन दोनों की। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को इसी बेस पे हम सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास में हेक्सागन गिवन है। क्या गिवन है? हेक्सागन। और हमें प्रूफ करना है। हेक्सागन ले लेते हैं पहले। हेक्सागन है आपके पास में, ये पॉइंट आपके पास में है A B B C C D D E E F और जो आपके पास में है लास्ट में आपके पास में हेक्सागन गिवन है F A। क्या आपके पास में F A? तो आपके पास अगर हम इसको सिंपली बना लेते हैं डायग्राम्स में, एरोज को भी छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिखाई दे रही होगी। अब हेक्सागन है, यहाँ A to B एक वेक्टर आपके पास, B to C आपके पास दूसरा वेक्टर है, C to D D to E E to F F to A। आप इनकी डायरेक्शन अपने आप भी बना सकते हो, हमने इसको राइट आउट कर दिया था आपका, लेकिन इसको रेज किया। आप दोबारा से इसको ट्राई कीजिएगा कैसे हमारे पास में। अब सेंटर O है आपके पास, सेंटर क्या है? O है। तो यहाँ पर जो आपके पास में अगर मैं इनको साइड्स को अगर ज्वाइन करता हूँ, थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है तो इस ड्राइंग को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग बेस पे अच्छा बना लीजिएगा। तो ये वेक्टर क्या होगा? A to O है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो O to A लिख सकता हूँ। अब हमें क्या शो करना है कि जो AB है, AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AD प्लस AE प्लस AE प्लस AF प्लस AF, ये कितने NaO के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब इस अगर हम इन पांचों का सम लेते हैं, इन 5 ट्रायंगल साइड्स का अगर हम सम लें तो कितने AO के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यूज कर सकते हो, तो उसी को हम यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास हम देखते हैं AB, हमें क्या रिक्वायरमेंट है? AO। तो हमें हर बार A से ही स्टार्ट करना है। पहली बात तो ये A to O चलना है। तो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है AOB। कौन सी ट्रायंगल है आपके पास? ट्रायंगल AOB। जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है? ट्रायंगल के अंदर 2 का सम 3 का इक्वल होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये कहता है AO प्लस OB, AO प्लस OB, AO प्लस OB किसके इक्वल होगा आपके पास? AB के इक्वल रहेगा। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब अगर मैं इसी डायग्राम के अंदर इसको ज्वाइन करता हूं A to C, किसको ज्वाइन करता हूं? A to C, तो ट्रायंगल बनती है AOC। ट्रायंगल यही बनती है ABC, लेकिन ABBC का हमें कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है AO की। तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? AOC। AOC आप ये ट्रायंगल लेंगे। तो AO प्लस OC ट्रायंगल कौन सी आपके पास? ट्रायंगल आपके पास AOC। क्या रहेगा? AO प्लस OC, AO प्लस OC इज इक्वल टू AC। ये भी आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब ट्रायंगल लेते हैं, देखो यहां से O to A to D, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो डायरेक्ट है, तो AO प्लस OD, AO प्लस OD इज इक्वल टू A to D, मतलब AD रहेगा आपके पास। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं। अब इस तरीके से अगर हम ज्वाइन करते हैं किसको? AE को, AE, A to E क्या चाहिए आपको? A to E, तो A to E ट्रायंगल बनिए AOE। AOE ये आपके पास ट्रायंगल बन रही है। तो AO प्लस OE ट्रायंगल कौन से आपके पास? AOE। क्या रहेगा? AO प्लस OE किससे इक्वल रहेगा? AE के इक्वल रहेगा। इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। अब यहां पर AF है, A to F, A to F, A to F में आपके पास ट्रायंगल बन रही है AOF। कौन सी ट्रायंगल आपके पास है? AOF। ये क्या कहता है? वही बात है कि AO प्लस OF, AO प्लस OF दो साइड्स का सम
ए एफ के इक्वल रहेगा। इक्वेशन नंबर 5 आ गई आपके पास। तो यहां से अगर मैं इन पांचों का सम करता हूं तो वो कितने एन ए ओ के इक्वल, मतलब कितने नंबर ऑफ एज ए ओ हमारे पास गिवन होंगे, इन पांचों के सम के अंदर कितने ए ओ आएंगे आपके पास, वेक्टर ए ओ कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सम करते हैं, सभी को पुट करते हैं। तो ए बी की जगह, ए बी क्या है हमारे पास, अगर मैं ए बी की जगह पुट करता हूं तो ए बी किसके इक्वल है, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ए ओ बी प्लस ए सी किसके इक्वल है आपके पास, ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, ये आपके पास हो गया। इस तरीके से आपके पास में ए डी किसके इक्वल आया था, ए डी जो आपका आया था वो आया था ए ओ प्लस ओ डी, क्या था, ए ओ प्लस ए ओ डी। अब इस तरीके से ए ई आपके पास क्या आया है, ए इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ ई, ए ओ प्लस ओ ई। ए एफ किसके इक्वल होगा, ए ओ प्लस ओ एफ, ए ओ प्लस ओ एफ। ये किसके इक्वल हमें फाइंड आउट करना है, एन ए ओ, इसके इक्वल फाइंड आउट करना है। अगर यहां देखते हैं तो ए ओ 3 हो गए, ये 4 और ये 5, तो कितने ए ओज हमारे पास आ गए, 5 ए ओ हमारे पास हो गए। तो क्या रिमेनिंग रहा, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, किसके इक्वल लेगा, एन ए ओ के इक्वल लेगा। हमने ए ओज को इकट्ठा कर लिया, बाकी सभी ऐसे हैं। अब आपको पता है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, ए ओ जो होता है वो माइनस ओ ए के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था, ए इज इक्वल टू माइनस ओ ए। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 ए ओ ये आपके पास गिवन है, एज इट इज है, प्लस अगर मैं इसके अंदर ओ ए को ऐड कर देता हूं इस कंप्लीट इक्वेशन में, अगर मैं ओ ए को ऐड करता हूं और ओ ए को माइनस करता हूं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके पास। ओ ए को ऐड किया, ओ ए को माइनस कर दिया। अब यहां से क्या आता है, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ये बाकी सारे रिमेनिंग एज इट इज रहेगा। मैंने सिर्फ क्या किया, ओ ए को ऐड किया, ओ ए को सब्सट्रैक्ट किया। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर, अभी इसी आज के लेक्चर के अंदर, अगर नहीं ध्यान में तो पीछे जाकर दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, कि आपके पास में हमने पढ़ा था अगर एंगल सेम रहेंगे, क्योंकि हेक्सागन है सभी के बीच में एंगल सेम रहेंगे, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई और ओ एफ, आपके पास क्या क्या है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई और प्लस ओ एफ। सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है, और रेगुलर हेक्सागन है तो इन सभी के बीच में एंगल्स भी सेम रहेगा। और आपने पढ़ा था अगर एंगल ऑफ सेपरेशन किसी पॉइंट पर सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सभी का क्या हो, सेम हो, तो रिजल्टेंट किसी इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां देखिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, मतलब इन पांचों को प्लस ओ ए, ये सभी रिजल्टेंट इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहा, 5 ए ओ माइनस ओ ए, ये सभी तो 0 के 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या रहा आपके पास, एन ए ओ, ये रहेगा आपके पास। अब यहां से हमने क्या पढ़ा था, ए ओ क्या होता है, माइनस ओ ए, तो माइनस ओ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओ, तो 5 ए ओ इज प्लस ए ओ इज इक्वल टू एन ए ओ, 5 प्लस 1 कितने हो गए, 6 ए ओ आ गया आपके पास, 6 ए ओ किसके इक्वल हो गया, एन ए ओ के इक्वल हो गया। तो अगर ये इक्वल है तो ए ओ इक्वल है तो एन किससे इक्वल रहेगा, 6 के। तो इन सभी के सम के अंदर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ के अंदर कितने ए ओज आए हमारे पास, 6 ए ओज आते हैं, तब हमारे पास सम रहेगा इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास में यहाँ पर आपको नोटेशन भी आएगा आपके पास में, प्लस में यहाँ पर आपके पास रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, उनका एंगल सेपरेशन भी इक्वल है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। नोटेशन भी आ गया आपके पास कि ए ओ इज इक्वल टू माइनस ओ ए होता है। तो ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं साथ में, एक साथ में आई हुई हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो चीजें हैं, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी साथ में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमने पढ़ लिया। अब इससे आगे हमारे पास है, अगर
if the resultant of the two unequal vectors can never be zero. Resultant of two unequal vectors can never be zero. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड में, कुछ पॉइंट्स आपके बाद ध्यान रखना, दो वेक्टर्स हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, अगर हमारे पास इधर 5 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, इधर 7 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। ये बात ध्यान है, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, टू वेक्टर्स के लिए बात है, थर्ड के लिए नहीं लिख रहे हम। टू वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो, रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये है, इफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स क्या हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, देन वेक्टर्स क्या है अनइक्वल मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव जीरो रिजल्टेंट, टू गिव ए जीरो रिजल्टेंट। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड में, क्या है अनइक्वल मैग्नीट्यूड में, और आपको चाहिए जीरो रिजल्टेंट, तो मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, कितने 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, हमें कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि रिजल्ट हम जीरो दे सके। अब इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लेन्स इन 3D, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, जो कम से कम वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है विच आर इन द 3D, किसमें रहेंगे 3D के अंदर, आर 4 फॉर गिव द रिजल्टेंट जीरो। अगर हमें जीरो रिजल्टेंट गिवन करना है और हमारे वेक्टर्स 3D के अंदर हैं, वेक्टर ए इधर आ गया, वेक्टर बी अपवार्ड हो गया, वेक्टर सी आपकी तरफ आ गया, तो आपके पास क्या रहेगा 3D हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर वेक्टर्स हैं 3D के अंदर है तो मिनिमम 4 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द जीरो रिजल्टेंट। अगर आपको क्या चाहिए जीरो रिजल्टेंट की रिक्वायरमेंट, तो आपको कम से कम कितने वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी 4 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन 3D, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन 3D आर 4, कितने वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है 4 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू गिव जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, या जीरो रिजल्टेंट लिख लीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन 3D के अंदर अगर आपके पास वेक्टर्स गिवन है और कम से कम कितने रिक्वायरमेंट होगी 4 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 4 वेक्टर्स आपके पास मिनिमम है तभी आप रिजल्टेंट गिवन कर सकते हो। किसके अंदर है 3D के अंदर कितना रिजल्टेंट है जीरो रिजल्टेंट। वैसे रिजल्टेंट निकालने के रिजल्टेंट तो निकल जाए, लेकिन जीरो रिजल्टेंट निकालने के लिए 3D के अंदर आपको कम से कम 4 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2D के अंदर 3 वेक्टर्स की अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, और अनइक्वल मैग्नीट्यूड होने पर आपके पास 3D के अंदर मिनिमम 4 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप क्या कर सके रिजल्टेंट जीरो निकाल सके। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको इससे फायदा हो रहा है, तो अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देख कर चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।